नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम एक कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक हास्यास्पद कविता है, बड़े ही ह्यूमरस के साथ, बड़ी रिदम के साथ लिखी हुई है। उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 एनसीईआरटी में चलती है और कई कंपटीशंस में भी इम्पोर्टेंट कविता है। कवि कहता है कि इफ यू एवर, एक मिनट पेन ले लेते हैं अपन। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि बाई चांस, इफ एवर यू शुड, यदि गो बाई चांस, अवसर मिले तुम्हें जाने का। बाई चांस यदि तुम चले जाते हो, कहां चले जाते हो भाई? टू जंगल, जंगल में चले जाती हो। और जंगल भी कौन से? ईस्ट के जंगल, है ना। पूर्व के जंगलों में तुम्हें कभी जाने का अवसर मिलता है। एंड इफ देयर शुड, और यहां पे क्या होता है? यू एडवांस, एडवांस का मतलब सामना। यहां पर तुम्हारा सामना होता है किससे? एक लार्ज, एक बहुत बड़े से। एंड टानी, टानी का मतलब होता है बेटा भूरा, भूरा या ऑरेंज कलर होता है ना, वैसा, ऑरेंज कलर जैसा। ऐसे किसी पक्षी से तुम्हारा पशु से तुम्हारा सामना होता है। बीस्ट यानी पशु, बीस्ट यानी एनिमल। ऐसे किसी एनिमल से तुम्हारा सामना होता है। और यदि ही रोअर्स एट यू, वो क्या करता है? तुम्हारे ऊपर गरजता है, दहाड़ता है। कब दहाड़ता है? जब तुम मर रहे होते हो। मतलब नो चांस टू सेव योर सेल्फ, मतलब अब वो आ गया और वो तुम्हारे पास में आ गया और वो दहाड़ रहा है। और दहाड़ने का मतलब हो गया कि तुम मर रहे हो, तुम्हें खा जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा, तब यू विल नो दैट इट इज द एशियन लायन। ये कौन है? एशियन लायन है, मतलब ये प्रजाति है, एशियन शेर की प्रजाति है ना। तो ये एशियन शेर को पहचानने का तरीका है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, इसीलिए इसको ह्यूमरस कहा गया है। देखो यहां पे हम एक शब्द आया है, देखो यहां पे रोवर। बहुत सारी यूट्यूब क्लासेज के ऊपर आपको ये मिल जाएगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूं दैट इज द एंटिक चीज। ये रोर जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दहाड़ना। और ये दहाड़ का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे दहाड़ तो साउंड हो गई ना, क्या हो गई? साउंड, कोई ध्वनि हो गई, ध्वनि। और कविता में जब ध्वनि से रिलेटेड कोई वर्ड लिखा जाता है, जिससे मतलब स्वर निकलता हो, ध्वनि निकलती हो, तो तब कविता की पोएटिक डिवाइसेज होती है ना, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, जिस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है, ये मैंने लिख रखा है, ओनोमटोपिया। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक देख लेना आप, और स्पेलिंग भी देख लेना। इसको बोलते हैं ओनोमैटोपिया। यह है बेटा ओनोमटोपिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कई चीजें ध्यान देने लायक है। इसकी सीधी सीधी हिंदी तो आप कहीं भी कर लोगे। देखो इफ ही कौन? ही शब्द किसके लिए आया है? इसके लिए। ये देखो चित्र भी बनाया मैंने, भूरे रंग का शेर है ना, ये एशियन लाइन है, ये इसके लिए आया ही शब्द। तो यहां पे ही आया है, तो यहां देखो क्या आया है? इट, इट इज द एशियन लाइन। अब यार यहां वो ही तार, यहां इट कैसे हो गया? इसलिए ही आ गया ना, तो ही आने का मतलब है कि उसको एक पर्सन की तरह डील कर रहा है पोइटेस। उसको कवियत्री क्या कर रही है? एक पर्सन की तरह, जैसे कोई आदमी हो ना, उसकी तरह डील कर रही है उसको। इसलिए यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो है पर्सोनिफिकेशन। इस पे हम और चर्चा करेंगे आगे लिटरेरी डिवाइसेस में, थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। और इफ सम टाइम, और यदि, और फिर कहता कवि, और यदि आपको सम टाइम व्हेन द रोमिंग साउंड, आपको घूमते हुए, फिर आप थोड़ा बहुत घूम रहे हो, और फिर आपको कौन मिलता है? ए नोबल। कौन मिलता है बेटा? ए नोबल वाइल्ड जंगली बीस्ट, पशु ग्रीट्स यू, अब तुम्हारा अभिवादन करता है। अभिवादन तो क्या करेगा रे? तुमसे मिलता है। मिलता है, कौन मिलता है? एक वाइल्ड बीस्ट, वही जंगली जानवर, वही जंगली जानवर मिलता है। लेकिन उसके लिए पोइटेस ने नोबल शब्द का प्रयोग किया है। नोबल का मतलब कई आपको क्लासेज में महान मिलेगा, कई क्लासेज में भद्र मिलेगा, नहीं, नोबल शब्द को काम में लेने का इसका एक ही उद्देश्य है
क्योंकि उसकी जो चाल है ना बेटा, चाल वो किसी किंग की तरह है, बड़ा धीरे धीरे चलता है। ये पशु है ना, बड़ा धीरे धीरे चलता है, जैसे वो राजा चल रहा हो। और राजा चल रहा हो तो फिर उसकी चाल कैसी हो गई बेटे? इसकी चाल हो गई बिल्कुल शाही। कैसी चाल हो गई? शाही चाल, जैसे कोई शहंशाह जा रहा हो, ठीक है ना। तो इसी शाही चाल की वजह से इस नोबल वर्ड को काम में लिया गया है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, इसके ऊपर क्या होंगे? काले रंग के स्ट्राइप्स यानी धारियां। काले रंग की क्या होगी बेटा? धारियां होगी। और कहां होगी? ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब येलो कलर का जो उसका शरीर होगा ना, पीले रंग के, उसके पीले रंग का शरीर होगा, उसके ऊपर ऐसी क्या होगी? काले रंग की धारियां होगी। देखो ये देखो, पीले रंग का शरीर है ना, इसमें काली काली धारियां हैं, ठीक है ना। ये देखो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और तुम देखो कि बस तुम्हें वो खा जाएगा, वो तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, तो सामान्य नियम यही है, मे हेल्प यू टू लर्न, कि तुमको ये पता चल जाएगा, लर्न यानी तुम जान जाओगे, तुम्हें जानने में ये चीज मदद करेगी कि ये कौन था भाई? बंगाल टाइगर था। इसका क्या नाम था? बंगाल टाइगर। टू डिसर्न, डिसर्न यानी पहचानना, आइडेंटिटी करना, ठीक है ना। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग फोर्थ कौन? आप लोग। स्ट्रोलिंग फोर्थ कौन? आप लोग। यदि आप फिर है ना घूमते फिरते, ठीक है, उसी जंगल में थोड़ा सा आगे और चले जाते हो। अपना पेन का पॉइंट किधर गया? यस, मिल गया। घूमते फिरते, स्ट्रोलिंग फोर, थोड़ा सा और आगे, स्ट्रोलिंग यानी चलना, चहलकदमी करना। ए बीस्ट यू व्यू, और फिर तुम्हें फिर एक बीस्ट यानी पशु दिखाई देता है। व्यू यानी दिखना। हुज हाइड, या हाइड का मतलब है बॉडी, या हाइड क्या है? बॉडी, उसका शरीर। विथ स्पॉट्स, स्पॉट्स यानी ऐसे बिंदु, उसके शरीर पे क्या है बेटा? ऐसे बिंदु है। इज पेपर्ड, और बिंदु कैसे है? पेपर्ड की तरह। पेपर्ड होती है काली मिर्च, क्या होती है? काली मिर्च, ब्लैक पेपर्ड। देखो ये देखो काली मिर्च की बिंदु है ना इसकी पूरी बॉडी पे, है ना। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी वो आपके ऊपर क्या करेगा? लेफ्ट, कूद जाएगा। यहां देखो, लेफ्ट की स्पेलिंग क्या सही है? क्या लेफ्ट की स्पेलिंग सही है क्या बेटा? ठीक है, बाद में बात करते हैं। देखो, और यू विल नो, तो तुम्हें पता चलेगा, इट इज द लीपर्ड, इस जानवर का क्या नाम है? लीपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, फिर रोर आ गया। रोर आ गया तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? याद करो देखे, और स्पेलिंग भी याद करो देखे। गुड टू रोर, ओनोमोटोपिया, गुड टू रोर विथ पेन। अब भैया दर्द से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ही विल लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर बार बार लैप करेगा, बार बार क्या करेगा? लैप करेगा, कूदेगा। तो ये लेप, ये लेप और ये लेप, हमने कहा था क्या सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है। लीप की स्पेलिंग ये होती है, दिस इज द सेकंड फॉर्म लीप्ड, लेकिन यहाँ पे लैप और लेफ्ट, ये दोनों क्यों स्पेलिंग गलत क्यों आई है? गलत नहीं है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग इसलिए लिखी जाती है कि ये पोइम की जो रिदम होती है ना, पोइम की रिदम बिठाने के लिए, पोइम की लय बिठाने के लिए। फिर आगे चलते हैं। इफ व्हेन यू यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब देखो, देखो तुम क्या कर रहे हो? यू आर वॉकिंग योर यार्ड। अब तुम तुम्हारे यार्ड में, मतलब तुम्हारे मान लो कोई आंगन है, वहां पे यार्ड यानी आंगन में राउंड लगा रहे हो, घूम फिर रहे हो, है ना, वॉकिंग कर रहे हो। यू मीट ए क्रिएचर, यदि तुम्हें एक प्राणी, क्रिएचर का मतलब प्राणी, देर मिल जाए, है ना, हु हग्स यू, जो तुम्हें क्या कर ले बेटा? तुम्हें क्या कर ले? अपनी बाहों में भरना। हग यानी बाहों में भरना। वो तुम्हें यदि अपनी बाहों में भर ले, है ना, वेरी वेरी हार्ड, और बाहों में कैसे भर ले? जोरदार, हार्ड तरीके से, टाइट तरीके से बाहों में भर ले। बी श्योर इट इज ए बेयर, तो ये मान लेना इट इज ए बियर। इस जानवर का नाम क्या है? भालू है। देखो ऐसा भालू, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि फिर भी तुम्हें कोई शक हो, शंका हो कि यार कौन है ये, तो मैं समझता हूं ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो तुम्हें और ज्यादा जोर से जकड़ेगा, एक बार और दोबारा और जकड़ लेगा, मार देगा तुम्हें, ठीक है ना। तुम समझ लेना वो भालू था। अब देखो, ये देखो आपकी कितनी सुंदर मतलब स्टेंजा है ये।
वो कह रहा है थो द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है ना। हालांकि डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना, क्या करना, अंतर करना। बीस्ट यानी पशु और प्रे शिकारी पशु, प्रे यानी शिकारी पशु, शिकार करने वाले होते हैं शिकारी पशु। शिकारी पशु में अंतर करना। ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया व्यक्ति हो बेचारा। कौन हो, नौसिखिया व्यक्ति हो, मतलब नौसिखिया का मतलब होता है जो नया नया व्यक्ति हो, और वो माइट नॉन प्लस असमंजस में पढ़ सकता है। भैया कौन था ये, ठीक है ना। तब ये मानना आप कि एक क्रोकोडाइल, देखो यहां पे दो चित्र बने हुए हैं, एक चित्र तो ये है, ये तो पहला पशु है जिसके बारे में ये कहेगा, और दूसरा चित्र बेटा नीचे यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वापस पोएम की लाइनों पर। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस। तो क्रोकोडाइल जो होता है ना आपका, कौन, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल आपने देखा होगा पानी में रहता है और वो भी बड़ा ही खतरनाक प्राणी होता है, ठीक है ना। तो आप उस क्रोकोडाइल को ऑलवेज में टेल द हाइनादस, और हाइना क्या होता है, लकड़बग्गा। इस हाइना और इस क्रोकोडाइल में आप लोग अंतर कर सकते हो। कैसे करोगे कि हाइना हैज कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना तो हंसते हुए आएगा, शानदार, मेरी यानी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए, समझ लेना ये हाइना है। दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, देखो ये हंस रहा है ना, कितना जोरदार हंस रहा, देखो। और बट इफ द वीप, और यदि रोता हुआ आए, यदि रोता हुआ आए तो वो है कौन, मगरमच्छ। इसके ऊपर एक इडियम भी है बेटा, क्रोकोडाइल्स टीयर, क्रोकोडाइल्स टीयर मतलब घड़ियाली आंसू। मतलब ये क्रोकोडाइल रोता हुआ आपको दिखे तो आपका मतलब ये हो गया यार इसको मदद चाहिए, लेकिन ये तो आपको खा जाएगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बड़ा गरीब सा, बड़ा पुअर सा, बड़ा आपसे कोई हेल्प मांगे लेकिन फिर भी आपका नुकसान कर दे, इसका मतलब हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अरे भैया उसकी बात मत मानना, वो तो घड़ियाली आंसू बहाता है। अब देखो ए ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक छोटा कैमेलियन होता है ना बेटा, वो बड़ा ही छोटा होता है। एक ट्रू यानी वास्तविक कैमेलियन, जो वास्तविक कैमेलियन होता है ना वो छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसा होता है। ये कैमेलियन कैसा होता है, छिपकली जैसा होता है। कैमेलियन को हिंदी में बोलते हैं गिरगिट, बिल्कुल ही गिरगिट जैसा होता है ये कैमेलियन, और छिपकली के जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स, उसके क्या नहीं होते, कान नहीं होते एट ऑल। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और न उसके कोई पंख होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आपको लगे कि पेड़ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इट इज द कैमेलियन यू सी। तो ये मान लेना ये कौन था, कैमेलियन था। यू सी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक पढ़ना आप, कैमेलियन बोलते हैं इसको। तो ये कैमेलियन था, ये गिरगिट था। मतलब गिरगिट क्या होता है कि पेड़ के जैसा अपना रंग बदल लेता है, जहां भी बैठता है तो अपने रंग को बदल लेता है। इसलिए ये देखो ये पत्ती जैसा ये खुद हो रखा है ना, इसका मतलब आपको ये लगे कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ ही नहीं है, तो ये समझ लेना वहां पे कैमेलियन है। अब इस कविता को लिखा किसने है, कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। इतनी सुंदर कविता लिखने वाली कवियत्री का नाम है कैरोलिन वेल्स। अब कैरोलिन वेल्स ने लिखा है तो हम ये भी देख लेते हैं कि कैरोलिन वेल्स कौन थी, कैरोलिन वेल्स कहाँ की थी, थोड़ा सा उसका परिचय भी हम पढ़ लेते हैं बेटा। Chameleon. देखो कैरोलिन वेल्स पॉइंटर ले लेते हैं। कैरोलिन वेल्स बोर्न जून 1862, 1862 में जन्मी थी कौन, कैरोलिन वेल्स, रवेंजे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और डाइड मार्च 26, 1942। और कब मर गई थी, 26 मार्च 1942 को कैरोलिन वेल्स की डेथ हो गई थी। कहां पे डेथ हुई थी, न्यूयॉर्क में। ये एनवाई का मतलब न्यूयॉर्क है और ये एनजे का मतलब है न्यू जर्सी। क्या है, न्यू जर्सी शहर के नाम है। कौन थी, एक प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर थी। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजें लिखता है, बहुसर्जक, है ना, बहुत सारी रचनाएं करता है। वहां की अमेरिकन लेखिका थी, रिमेंबर्ड लार्जली फॉर द पॉपुलर मिस्ट्रीज,
और जानी जाती थी अपनी मिस्ट्रीज के लिए, मिस्ट्रीज यानी रहस्यमयी चीजों के लिए, चिल्ड्रंस बुक बच्चों की किताबों के लिए, एंड ह्यूमरस वर्सेज और हंसी मजाक वाले गीतों के लिए। ये देखो, ये आपकी कविता थी, वो बच्चों से संबंधित ही थी और ह्यूमरस भी थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूलिंग, अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद में शी वर्कड एज ए लाइब्रेरियन फॉर द रावी लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर सम ईयर्स। इस एसोसिएशन में उसने कुछ दिनों तक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम भी किया था। देखो बहुत तगड़ी, आराम से पढ़ लो, हिंदी में लिख रखा है मैंने इसकी कविता को, बहुत बढ़िया। मैं स्पेशली जो ये क्लासेस बनाता हूँ ना, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही बनाता हूँ, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे अंग्रेजी में ठीक तरीके से समझ लें। देखो लिखा हुआ है, कवि बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय तरीके से विभिन्न जंगली जानवरों का वर्णन कर रहा है। ये जानवर कैसे हैं? बहुत खतरनाक है, लेकिन कवियत्री एक एक करके बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्हें पेश कर रही है। सबसे पहले वह हमें एशियाई शेर के बारे में बताती है। वह कहती है कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहां हमें एक ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी त्वचा टेढ़ी है और दहाड़ सकता है, जिसे हम डर के मर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने एक एशियाई शेर को देखा है। इसके बाद में उसने बंगाल के बाघ को एक शाही जानवर के रूप में, मैंने कहा था ना, शाही जानवर के रूप में समझाया, जो एक बार हमला करता है और एक आदमी को मार डालता है। वह मजाक के अंदाज में कहती है कि ये अगर खूबसूरत काली धारीदार जानवर हमें मारती है, खाती है, तो हम निश्चित रूप से एक बंगाल के बाघ से मिल चुके हैं। इसके बाद वह कहती है कि अगर हम काले धब्बों वाली त्वचा के साथ एक जानवर से मिले और ये उस पर कूदता है तो ये एक तेंदुआ है। साथ ही वह कहती है कि अगर कोई दर्द में रोएगा तो इसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि तेंदुआ उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा। फिर वह उस भालू का परिचय देती है जो कहता है कि वह बहुत कसकर गले लगाएगा, क्योंकि इस तरह भालू किसी व्यक्ति को बहुत कसकर गले लगाकर मार सकता है। इसके अलावा वह पाठकों से एक सवाल पूछती है, क्या हम अपने शिकार का शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने का तरीका जानते हैं? तब वह हाइना के बारे में बताती है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं। ये काफी दिखाई देता है, ये कहती है कि यह एक छिपकली के प्रकार का प्राणी है, जिसमें मगरमच्छ है। ये काफी दिखाई देता है जब ये अपने शिकार को मार रहे होते हैं। अंत में जानवरों की सूची में वह गिरगिट का परिचय देती है। वह कहती है कि यह छिपकली एक प्रकार का प्राणी है जिसमें छिपकली की तरह कान नहीं होते, पंख नहीं होते, केवल ये जानकारी है कि सतह के रंग के अनुसार ही वो अपने गुण बदलने का, मतलब रंग बदलने का गुण होता है। इसलिए वह समझाने के लिए वह कहती है, यदि हम पेड़ों को देखते हैं और हमें पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब समझ लेना कि गिरगिट बैठा है और ये पेड़ की शाखा के जैसा अपना रंग भूरा कर चुका है, जैसी शाखा है वैसा रंग कर चुका है। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई क्लास, बिकॉज नो वन ऑन यूट्यूब लाइक एनसीईआरटी क्लासेज, 10th क्लासेज के जो वीडियोज है ना, उनमें कोई भी यूट्यूबर इस प्रकार पोइटिक डिवाइस आपको कोई नहीं देगा कि इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइसेज काम में ली हुई है। और इन्हीं पोइटिक डिवाइसेज के साथ ये कविताएं एक स्तर पे पहुंच जाती है। कक्षा 10 से लेकर के ये कविताएं नेट के सिलेबस तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों, कक्षा 10 में यदि आप ये सब पढ़ लोगे और यदि इन चीजों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखोगे, निश्चित रूप से आई विल गारंटी टू यू, मैं तुमसे गारंटी लेता हूं, यू विल गोट मोर नंबर देन अदर स्टूडेंट्स, अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा नंबर तुम्हें मिलेंगे। देखो, पहला क्या है? पर्सनिफिकेशन। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट में तुम्हें बता दिया है कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। देखो, इसमें इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल नेचर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर लिए जाते हैं, उसमें समथिंग नॉन ह्यूमन लोगों के लिए, मतलब जो ह्यूमन नहीं होते। अरे एनिमल है, प्लांट है, या कोई नॉन लिविंग चीज है, कोई पंखा है, पेन है, वो उनमें जीव थोड़ी है, ठीक है ना, वो ह्यूमन थोड़ी है, मानव थोड़ी है। उसी प्रकार पेड़ मानव थोड़ी है, उसी प्रकार एनिमल मानव थोड़ी है। उनके लिए यदि हम ऐसे वर्ड्स काम में लें लाइक दैट कि वो कोई ह्यूमन हो, जैसे कोई आदमी हो, ठीक है ना, तो वो पर्सनिफिकेशन की श्रेणी में आता है। इन द पोइम द पोइट यूजेस पर्सनिफिकेशन एग्जांपल, शी डिस्क्राइब द लायन, है ना,
वो क्या करती है, लाइन को डिस्क्राइब करती है। बहुत सारे लोग आजकल स्टाइल में लाइन को लोइन बोलते हैं। लोइन लंगोट होती है भैया, LOIN होती है वो। लोइन मीन्स लंगोट होती है, इसलिए इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, लाइन है, लाइन, नॉट लोइन। तो वो लाइन को डिस्क्राइब करती है, फिर लेपर्ड को डिस्क्राइब करती है और बेयर को डिस्क्राइब करती है। बाय द प्रोनाउन ही काम में लेती है इनके लिए। प्रोनाउन क्या लेती है, ही किसके लिए लिया जाता है, आदमी के लिए, लेकिन जानवरों के लिए ही काम में लेती है। तो ये सब क्या है, इनका पर्सनिफिकेशन हो गया। A bear does not hug its prey but crushed to death, है ना, जैसे कि वो है ना, A bear does not hug its prey, वो एक भालू अपने शिकार को हग नहीं करता, but crushed to death, लेकिन मार देता है बाहों में लेकर के। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। एक मैंने उसका बताया था, इट और ही का। फिर एलिट्रेशन, मैं कई पोइमों में आपको बता चुका हूं कि किसी भी कॉन्सोनेंट की बार बार पुनरावृत्ति हो, वो एलिट्रेशन होता है। और यही एलिट्रेशन इसके सब डिवीजन में एजोनेंस और कॉन्सोनेंस होते हैं। एजोनेंस में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कुछ पिछली कविताओं में, और कॉन्सोनेंस में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। इट इज द अक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द adjacent or closely connected words in the poem of the, देखो ये एग्जाम्पल देखो सीधा है आपको। You are dying, whose hide, when you are walking, when wa, ठीक है ना, where w r round your y। तो ये क्या है, शुरुआत में ये कॉन्सोनेंट आने बार बार, ये है लिटरेशन। फिर है बेटा एंजाममेंट, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कोई भी लाइन अगली लाइन में पहुंच जाए, जैसे कविता की एक लाइन ये है, फिर दूसरी लाइन में पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाती है, एंजाममेंट कहलाती है। देखो, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगली लाइन में लाइन चली जाती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वो से हम क्या कहते हैं, एंजाममेंट कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कविता में कोई कमी हो कमेंट जरूर करें। आगे की क्लासेज को प्राप्त करने के लिए इस चैनल अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बच्चों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।